जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, है ना। तो क्लास 12 का पहला जो चैप्टर है, जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी। उसका पहला चैप्टर यदि बात करें तो पहला चैप्टर जो हमारा है क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है दोस्तों? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब होता क्या चीज़ है, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है तो ध्यान दो। इस चैप्टर का मतलब क्या है तो देखो यहाँ पे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्पी कहने का मतलब पुष्प देने वाला और पादप कहने का मतलब पौधा। ऐसे पौधे जो पुष्प देते हैं उसे पुष्पी पादप कहते हैं, है ना दोस्तों। में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कहने का मतलब क्या होते हैं? ऐसे जनन जिसमें नर अलग होते हैं और मादा शरीर अलग होते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं तब एक नए संतान का निर्माण होता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मानव में क्या होता है, नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, फिर इसके बाद नया संतान का निर्माण होता है। उसी तरह पशु की ही बात कर ले तो पशु में भी क्या होते हैं कि नर के शरीर अलग होते हैं, मादा शरीर अलग होते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो एक नए संतान का निर्माण करते हैं, राइट। तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादप जो होते हैं वह मानव की तरह कैसे संतान बनाते हैं? पुष्पी पादप में नर अलग कहाँ होता है, मादा अलग कहाँ होता है, यही इस चैप्टर में हमें क्या करना है, देखना है कि जो पुष्पी पादप होते हैं वो लैंगिक जनन कैसे कर लेते हैं भाई। वो मानव के समान बच्चे कैसे बनाते हैं, एक पशु के समान कैसे बच्चा बनाते हैं, यही इस चैप्टर में हमें क्या करना है, देखना है, राइट दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं। तो देखो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन करने के लिए 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन करने के लिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दो दोस्तों। पहला है वाय दल पुंज, पहला है वाय दल पुंज जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा है दल पुंज जिसे हम कैरोला कहते हैं। तीसरा है पुमंग जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं और चौथा है जायांग जिसे हम गैनोसियम कहते हैं, राइट। दोस्तों देखो, वाय दल पुंज और दल पुंज जो होते हैं ना, इन्हें हम सहायक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक चक्र। और जो हमारे पुमंग और जायांग होते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र कहते हैं, राइट। अब इसे हम सहायक चक्र क्यों कहते हैं, इसे आवश्यक चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वाय दल पुंज और दल पुंज जो होते हैं यह केवल पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए इसे हम सहायक चक्र कहते हैं। और यह दोनों जो होते हैं जनन में भाग लेते हैं। पुमंग और जायांग जो होते हैं यह दोनों जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इन दोनों को हम आवश्यक चक्र कहते हैं, समझे। जैसे इन दोनों की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए और यह दोनों तो केवल हेल्प करते हैं। जैसे समझो, जैसे एक बच्चा होता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, पढ़ाई का मेन काम होते हैं बच्चे का। बच्चा क्या करता है? पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई के लिए आवश्यक हो गया हो, और मम्मी पापा जो होते हैं उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, रहने को घर देते हैं, फीस देते हैं, कपड़ा देते हैं, लत्ता देते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें देते हैं। तो वह केवल हेल्प पढ़ाई में कर रहे हैं, तो मम्मी पापा को हम कहते हैं सहायक चक्र। और जो बच्चा है वो पढ़ाई के लिए आवश्यक है, वो पढ़ाई में भाग ले रहा है, मम्मी पापा पढ़ाई में भाग ले नहीं रहे हैं, वो केवल हेल्प दे रहे हैं, तो इसलिए उन्हें हम सहायक चक्र कहते हैं। और जो बच्चा है उसे हम कहते हैं आवश्यक चक्र। उसी तरह यह वाह दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं यह जनन में भाग नहीं लेते हैं, यह केवल हेल्प करते हैं, सहायता देते हैं, उसको खाना दे करके, पानी दे करके, बाकी मटेरियल द्वारा उसको सहायता करते हैं। और यह दोनों जो होते हैं जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इन दोनों को हम आवश्यक चक्र कहते हैं, राइट दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है दोस्तों? आगे चलते हैं। अगली रीडिंग जो होता है वह हमारा है पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग
प्लांट। अगली जो है हेडिंग पुष्पी पादपों की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्ट्रक्चर कहने का मतलब संरचना, ऑफ कहने का मतलब कि, और फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब पुष्पी पादप। फ्लावरिंग कहने का मतलब पुष्पी, और प्लांट कहने का मतलब पादप होते हैं ना। पादप हम पौधों को भी बोलते हैं। कंफर्म बेटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे पुष्पी पादप की जो संरचना होती है वह कैसी होती है, यह हम इस चैप्टर में क्या करना है, यहाँ इस हेडिंग में क्या करना है, हमें डिटेल से देखना है। और यह जो इतना स्ट्रक्चर में जितना पढ़ेंगे इतना ही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इसी को हमने एक एक पार्ट को काट काट के देखेंगे अच्छे से, एक एक पार्ट को हमने निकाल निकाल के काट काट के उसको इधर उधर करके अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ इसमें है नहीं, जितना चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखा है, बना रखा है, इतना ही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बस इसको काट काट के इसके अंदर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है। तो आगे हमने बात बताएंगे। कन्फर्म। तो देखो पुष्पी पादपों की संरचना जो होती है कैसे होती है, तो हमें पता है कि जो पुष्पी पादपों की संरचना होती है वो मुख्य रूप से 4 चक्र द्वारा बने होते हैं। पहला जो होते हैं वाय दल पुंज, और तीसरा पुमंग, और चौथा जायांग। अब हमने देखना है ऐसे होते क्या चीज है। तो ध्यान दो, जो पुष्प होते हैं, जैसे अड़हुल का ही पुष्प हमने ले लिया, तो अड़हुल के पुष्प की यदि बात करें तो सबसे नीचे यदि बात करें तो जो डंठी नुमा संरचना होती है, जिसको पकड़ के वैलेंटाइन डे के दिन इधर उधर सभी लोग एक दूसरे को देते हैं, वो जो पकड़े रहते हैं नीचे से डंठी जो रहती है, उस डंठी को हम कहते हैं ब्रांड। जो पौधे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, पुष्प के नीचे जो डंठियां निकली होती है जिसमें सभी पुष्प क्या होते हैं, पुष्पासन और पुष्प टीके रहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रंत। क्या कहते हैं, ब्रंत कहते हैं। यानी ऐसी जो पतली सी डंठी रहती है जिसे पकड़ के दो लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रंत। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रंत कहते हैं। ब्रंत जो होते हैं उसके ऊपर सीधा थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, और जो फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं दोस्तों, पुष्पासन। पुष्पासन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पुष्प होते हैं इसी पे आसन करते हैं, रहते हैं, इसलिए इसे हम पुष्पासन कहते हैं। जो डंठी नुमा संरचना है उसे हम ब्रंत कहते हैं। ब्रंत जो होते हैं ऊपरी सीधे पे थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर बना लेता है, और फूला हुआ स्ट्रक्चर जो बनाता है उसे हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। कंफर्म। ये जो पुष्पासन होते हैं इसके किनारे पे, यहाँ पे इसके आजू बाजू में ग्रीन कलर की, हरी कलर की 4 से 5 पत्तियां होती है, जिसे हम कहते हैं वाय दल पुंज। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाय दल पुंज, यानी कैलिक्स कहते हैं। पहला चक्र हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। कंफर्म। इसे हम वाय दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। तो वाय दल पुंज किसे कहते हैं, तो यह प्रथम चक्र होते हैं। इसमें बताएंगे यह प्रथम चक्र होता है, यह प्रथम चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है दोस्तों, प्रथम चक्र होता है, जो अनेक दल पुंजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अनेक दल पुंजों से मिलकर बनाता है। देखो ये पहले नंबर पे आता है, इसलिए इसे कहते हैं यह प्रथम चक्र होता है। और यह जो होते हैं अनेक दल पुंजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अनेक दल पुंजों से मिलकर बना होता है। अब दल पुंज क्या होते हैं, जैसे एक ग्रीन पत्ती जो होती है, एक हरी वाली पत्ती जो होती है, उसे हम कहते हैं दल पुंज। तो कई हरी पत्तियां आपस में जुड़ जाती है तो पूरा ग्रुप जो बन जाता है वो हमारा कहलाता है वाय दल पुंज। तो वाय दल पुंज जो होते हैं वह हमारे दल पुंजों से मिलकर बना होता है, क्योंकि एक ग्रीन पत्ती हमारी कहलाती है दल पुंज, और कई दल पुंज आपस में मिल जाती है तो उसके ग्रुप को, समूह को हम कहते हैं वाय दल पुंज, यानी कैलिक्स कहते हैं। कंफर्म। तो ये पहले नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम प्रथम चक्र कहते हैं बेटा। जो अनेक दल पुंजों से मिलकर बना होता है, यानी यह जो होते हैं अनेक दल पुंजों से मिलकर बने होते हैं, अनेक हरी हरी पत्तियां से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इसे वाय दल पुंज कहते हैं। राइट। दूसरा जो होते हैं हरी कलर के पत्ती के ऊपर रेड कलर की पत्ती कुछ इस हाथी के कान की तरह चारों ओर से फैली हुई दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं दोस्तों, दल पुंज कहते हैं, जिसे हम कैरोला कहते हैं। दल पुंज क्या होते हैं, तो यह द्वितीय चक्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यह द्वितीय चक्र होते हैं जो अनेक दलों से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, जो अनेक दलों से मिलके बना होता है। दलपुंज किसे कहते हैं, यह द्वितीय चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। जैसे समझो यह दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए इसे हम द्वितीय चक्र कहते हैं। और
एक रेड पत्ती को हम कहते हैं दल। क्या कहते हैं दोस्तों? दल कहते हैं। और कई रेड पत्तियां आपस में जुड़ जाती है तो उस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं दल पुंज। तो जो दल पुंज है यह दलों से मिलकर बना है, क्योंकि एक पुष्प में 4 से 5 हमारे रेड कलर की पत्तियां पाई जाती है। तो एक पत्ती को हम कहते हैं दल, कई दल आपस में मिल जाती है, यानी 4-5 पत्ती आपस में ग्रुप में जुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं दल पुंज। राइट, इतनी दोस्तों समझ में आ रही है। अब यह दोनों जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। ये केवल हेल्प करते हैं। वह दल पुंज जो होते हैं हरी कलर के होते हैं, इसमें पाई जाती है क्लोरोफिल, और यह क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है। यदि ये ग्रीन कलर की पत्ती नहीं रहती तो ये जो पुष्प होते हैं इसमें हमारा भोजन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, भोजन नहीं बन पाते, तो इसको एनर्जी नहीं मिलता, तो ये वृद्धि विकास नहीं कर पाते। यू राइट, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। ये जो दल पुंज होते हैं ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, और रंगीन चीजें क्या होती है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? दूसरे जीव को, दूसरे कीटों को क्या करती है? आकर्षित करती है, ताकि जो कीट होते हैं इस पे आए और परागण की क्रिया करा सके, यानी कि जनन करा सके। राइट, इतनी बातें समझ में आ रही है। यदि यह रंगीन रहते हैं इसीलिए तो दूसरे जो कीट होते हैं वो इस पे आते हैं और इसमें परागण की क्रिया कराते हैं और इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जनन हो जाता है। अब वो कैसे आते हैं आगे हम बात करेंगे, कैसे आते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन कराते हैं, परागण कैसे कराते हैं, ये सब डिटेल आगे से बात करने वाले हैं। तो इतनी चीजें समझ में आ गया। वह दलपुंज किसे कहते हैं? दलपुंज किसे कहते हैं? अगली बात करें, तीसरी बात जो होते हैं वो तीसरा होते हैं पुमंग। क्या होते हैं दोस्तों? पुमंग होता है। पुमंग किसे कहते हैं? तो पुमंग को नर जननांग भी कहते हैं। नर जननांग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पुमंग होते हैं ये तीसरे नंबर पे आते हैं और यह जो होते हैं नर के समान काम करते हैं। किसके समान काम करते हैं दोस्तों? नर के समान काम करते हैं, इसलिए इसे हम नर जननांग भी कहते हैं। इसे नर जननांग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नर के समान काम करते हैं। किसके समान काम करते हैं दोस्तों? तो नर के समान काम करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए ये नर के समान काम करते हैं, इसलिए हम इसे पुमंग या नर जननांग भी कहते हैं। जैसे मान लो इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इधर भी होती है और इधर भी होती है, तो इधर हम नहीं बनाए हैं क्योंकि इधर हमने जायांग को समझाए हैं, है ना। इसी तरह इधर भी होते हैं, आप लोग बना लेना। जैसे यहाँ पे हम इधर बनाए उसी तरह इधर भी होते हैं, बट हम इधर नहीं बताए हैं क्योंकि जायांग को इधर समझाने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, तो सब एक कभी मिल जाता है ना, तो समझ में अच्छे से नहीं आता है, इसलिए हम इसको इधर नहीं बनाए, एक तरफ बनाते। इसी तरह इधर भी बना होता है। राइट दोस्तों, अब देखते हैं ऐसी पूरी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, इतना संरचना दिखाई दे रही है, यह हमारी पूरी कहलाती है पुमंग या फिर नर जननांग कहलाता है। पुमंग के एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर किसे कहते हैं दोस्तों? तो पुमंग के एक इकाई को, किसको? एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को हम स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की यदि बात करें तो देखो इधर और इधर बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे पूरे ग्रुप को हम कहते हैं पुमंग। इसमें से एक को, एक इकाई जो दिखाई रही है, डैया वाली एक इकाई जो होती है कोई भी इसमें से, तो इसको हम कहते हैं पुंकेसर। जैसे हमने इसमें से एक निकाला दोस्तों, तो एक निकालेंगे तो एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और यह हमारा एक इकाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? एक इकाई। और एक इकाई को ही हमने क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुंकेसर कहते हैं ना। तो एक इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं दोस्तों? पुंकेसर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है। पुंकेसर जो होते हैं ना, इसके दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहला परागकोश जिसे हम एंथर कहते हैं, दूसरा पुतंतु जिसे हम फिलामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिलामेंट्स कहते हैं। पहला जो होता है उसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश किसे कहते हैं? तो देखो पुंकेसर के ही दो भाग हैं, यानी इसी के एक इकाई जो होते हैं पुंकेसर कहला रहे हैं, और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, पहला परागकोश, दूसरा पुतंतु। अब परागकोश किसे कहते हैं, पुतंतु किसे कहते हैं, तो ध्यान देना। पुंकेसर का वह भाग जो सबसे ऊपर घुंडी के समान संरचना बनाता है उसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश किसे कहते हैं दोस्तों? तो पुंकेसर का वह भाग
पुंकेसर का देखो इतना भाग, पुंकेसर यहाँ से लेके यहाँ तक एक इकाई पूरा है, तो पूरा नहीं, ऊपर वाला इतना भाग जो होते हैं पुंकेसर का, वह भाग जो सबसे ऊपर घुंडी के समान संरचना दिखाई देता है उसे हम परागकोश कहते हैं। कंफर्म। परागकोश जो होते हैं इसके नीचे ढेर सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परागकण कहते हैं, यानी पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। या फिर कह सकते हो कि पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण उपस्थित होता है उसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश किसे कहेंगे दोस्तों? तो पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं उसे हम परागकोश कहते हैं। कंफर्म। तो देखो इसमें पराग, यह जो ऊपर का गोल गोल संरचना दिखाई दे रहा है इसी में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसी कण को हम परागकण कहते हैं। अब परागकण जितने जगह में पाया जाता है उस पूरे एरिया को उसी को हम कहते हैं परागकोश। इतनी बातें समझ में आ रही है? अगला है पुतंतु। पुतंतु किसे कहते हैं? तब पुंकेसर का वह भाग जो परागकण के नीचे डंठी नुमा संरचना बनाता है इसे हम पुतंतु कहते हैं। यह डंठी नुमा संरचना दिखाई दे रहा है पूरा इतना, इसे हम कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं दोस्तों? पुतंतु कहते हैं। जैसे एग्जांपल की यदि बात करें, हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी दृश्य बनाया था, उसमें से एक इकाई को निकाले तो कुछ इस तरह का इकाई निकला बेटा। अब इस पूरे इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ऊपर का यह भाग जो होता है यह हमारा कहलाता है परागकोश, और यह नीचे का डंठीनुमा जितनी संरचना होती है यह हमारी कहलाती है पुतंतु। क्या कहती है दोस्तों? पुतंतु। परागकण के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इस छोटे छोटे कण को ही हमने कहते हैं परागकण। तो परागकण किसे कहते हैं? पुंकेसर का वह भाग जिसमें छोटे छोटे कण यानी परागकण पाए जाते हैं उसे परागकोश कहते हैं। पुतंतु किसे कहते हैं? तो परागकण का पुंकेसर का वह भाग जो सबसे नीचे डंठीनुमा संरचना बनाता है उसे हम पुतंतु कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों? इतनी बातें समझ में आई? अब देखते आगे देखते हैं। तो पुंकेसर की परागकोश किसे कहते हैं दोस्तों? परागकोश किसे कहते हैं एक बार और सुनो, फिर आगे चलते हैं। देखो यह पूरा ग्रुप पुमंग कहलाता है। पुमंग को नर जननांग भी कहते हैं। पुमंग के एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहला परागकोश, दूसरा पुतंतु। परागकोश किसे कहते हैं? तो पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण उपस्थित होता है उसे परागकोश कहते हैं। अगला पुतंतु। पुतंतु किसे कहते हैं? तो पुंकेसर का वह भाग जो डंठीनुमा संरचना बनाता है उसे हम पुतंतु या फिलामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु या फिर फिलामेंट्स कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है? चौथा जो होते वह होते जायांग। क्या होते? जायांग। जायांग को मादा जननांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मादा जननांग भी कहते हैं। अब इसे मादा जननांग क्यों कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान दो, मादा जननांग हम इसे इसलिए कहा जाता है, इसलिए हम इसे मादा इसे हम कहते हैं दोस्तों मादा जननांग, है ना बेटा? मादा जननांग किसे कहते हैं? तो देखो ये पूरा जो होते हैं मादा जननांग जो होते हैं ये मादा के समान काम करते हैं, यानी जो जायांग इतनी पूरी पार्ट बीच का दिखाई दे रहा है ना, ये गोल गोल संरचना जितना भी दिखाई दे रहा है बीच का ये पूरा गोल सा संरचना है। यानी हमने यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं तो देखो ऐसी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है ये पूरी स्ट्रक्चर जो होती है, पूरी स्ट्रक्चर जो होती है ये हमारी जायांग कहलाती है। क्या कहलाती है? जायांग कहलाती है। ऐसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है वहां पे ना, ऐसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है बीच वाला इतना पूरा पार्ट जो होती है इसी को हम कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं दोस्तों? जायांग कहते हैं। कंफर्म। तो जायांग यह जो होते हैं मादा के समान काम करते हैं, जैसे फीमेल कार्य करती है ना उस तरह यह काम करते हैं, इसलिए इसे हम मादा जननांग भी कहते हैं। तो मादा जननांग क्यों कहते हैं समझ में आ गया? तो मादा जननांग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जायांग होती है मादा के समान काम करता है, इसलिए इसे हम मादा जननांग भी कहते हैं। जायांग के एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, यानी कार्पल्स कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? स्त्री केसर कहते हैं। कंफर्म। जायांग के एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर बीच वाला जो है यह हमारा जायांग कहलाएगा। और जायांग की एक इकाई को स्त्री केसर, और स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं दोस्तों। कौन कौन होता है? पहला वर्तिकाग्र जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, दूसरा वर्तिका जिसे हम स्टाइल कहते हैं, तीसरा अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं। ये 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा
वर्तिका और तीसरा अंडाशय होते हैं। कन्फर्म? तो वर्तिकाग्र किसे कहते हैं? तो ध्यान दो, ये पूरा हमारा स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर का वह भाग जो सबसे ऊपर घुंडी के समान संरचना दिखाई देता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र किसे कहेंगे दोस्तों? तो स्त्री केसर का वह भाग जो सबसे ऊपर घुंडी के समान संरचना दिखाई देती है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। समझ में आया? दूसरा, वर्तिका किसे कहते हैं? तो स्त्री केसर का वह भाग जो वर्तिकाग्र के नीचे नली नुमा संरचना दिखाई देता है उसे हम वर्तिका कहते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संरचना नली के समान बनाई है, तो उस संरचना को यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संरचना उसे हम कहते हैं वर्तिका। वह क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तिका कहते हैं। तीसरा जो होते हैं वह अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी किसे कहते हैं? तो स्त्री केसर का वह भाग जो सबसे नीचे फूली हुई संरचना बनाता है उसे हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहेंगे दोस्तों? अंडाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? अंडाशय। यानी कि वर्तिका के नीचे जितनी भी संरचना या फूली हुई पाई जाती है, यह पूरी संरचना हमारी कहलाती है अंडाशय। क्या कहलाती है दोस्तों? अंडाशय कहलाता है। कन्फर्म? ये जो अंडाशय होते हैं इसके बीच में कुछ इस तरह की